प्रदेश में कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिली है। यह क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित रिटायर जस्टिस की कमेटी ने दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर 19 अगस्त को जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस वीएस चौहान की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। करीब 8 महीने की जांच में कमेटी को कोई गवाह नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि विकास दुबे का एनकाउंटर फेक एनकाउंटर था। जांच कमेटी में पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता, हाईकोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल शामिल थे। इसके तीनों सदस्यों के नामों का प्रस्ताव राज्य की योगी सरकार ने दिया था। आपको बता दें, साल 2020 में जुलाई में कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने सीओ समेत 8 पुलिस वालों को रात के अंधेरे में घात लगाकर मार डाला था। पुलिसकर्मी विकास दुबे को पकड़ने गए थे। पुलिसकर्मियों की हत्या के अगले दिन ही पुलिस ने विकास दुबे के चाचा प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को मार गिराया था। इस मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही कानपुर के पास उसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। चुनावी कैंपेन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर अब इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया है। ईसी ने गुरुवार को बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए हमने गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दल इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद ईसी ने सख्त रवैया अपनाते हुए नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, जिसके तहत रोड शो और पदयात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साइकिल, बाइक या गाड़ियों की रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनसभा में 500 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी। इसके लिए भी पर्याप्त जगह, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, गाड़ियों की रैली के लिए मंजूरी अगर पहले से ही दे दी गई है तो ये मंजूरी वापस ली जाती है। जनसभा के लिए अगर पहले से मंजूरी मिल चुकी है तो इसे नई गाइडलाइंस के हिसाब से करवाना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सख्त नाराजगी जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग केवल सर्कुलर जारी कर अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता। उसे चुनावी कैंपेन के दौरान होने वाले कोरोना नियमों को तोड़ने पर सख्त से सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए उनका पालन भी करवाना होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर 2 अस्पतालों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई रोकी जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार अफसरों को अपराधी ठहराया जाएगा। इसके आदेश का उल्लंघन किया गया तो क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने केंद्र को भी निर्देश दिए कि वे अपने आदेशों का सख्ती से पालन करवाए। जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, सरकार चाहे तो जमीन आसमान एक कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी के सरोज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी थी और कहा था कि हमारे पास केवल कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। वहीं दूसरी ओर मैक्स अस्पताल ने भी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पिटीशन दाखिल की है। इस पर केंद्र ने भरोसा दिलाया था कि 370 मीट्रिक टन रोजाना सप्लाई को बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि सप्लाई बढ़ाई तो गई, लेकिन असलियत ये है कि दिल्ली को केवल 80 से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिलती है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा से जो टैंकर भेजे गए थे उन्हें पहुंचने में दिक्कत हुई और इसी वजह से शॉर्टेज हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अफसर दिल्ली आने वाले ऑक्सीजन टैंकर्स को रोक रहे हैं। इससे यहां के अस्पतालों में समय से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के इस दौर में बेड के बाद अब दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते ज्यादा से ज्यादा कोरोना
से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से ये गुजारिश कर रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। कोरोना संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की एक तरफ जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने की घटना से 22 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। अचानक ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने की वजह से पूरे अस्पताल परिसर में धुआं हो गया था। मौके पर अधिकारियों की देखरेख में दुरुस्तीकरण का काम शुरू किया गया। नासिक की फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रही। नासिक में ऑक्सीजन लीकेज होने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस घटना की जांच के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। देश में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में रोज कोरोना के मामले तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। कड़ी पाबंदियों के बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस कम नहीं हो रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार ने अब लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया, सरकार ने इसे ब्रेक द चेन का नाम दिया है। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन लगाते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन गाइडलाइंस के जरिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिन पर सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। केंद्रीय और राज्य सरकार के ऑफिस 15% कर्मचारियों की क्षमता से चलाए जाएंगे। शादी समारोह सिर्फ 2 घंटे ही चल सकते हैं और इससे जुड़े नियम तोड़ने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राइवेट बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकती हैं। जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा उसके हाथ पर 14 दिन का क्वारंटाइन का स्टैंप लगाया जाएगा। लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल केवल ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। ये तो रही महाराष्ट्र की बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 11 के साथ बैठक की और बैठक में ये निर्देश दिए कि अब वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू था, लेकिन सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि अब राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, जिससे जल्दी से जल्दी कोरोना पर काबू पाया जा सके। वहीं देश की राजधानी में भी अब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। पूरे देश की राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन लोगों से यही अपील की जा रही है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को अपनी मदद खुद करनी होगी। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, किसी भी तरह की कोताही ना बरतें, क्योंकि ये कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा है। क्लाइमेट चेंज पर वर्ल्ड लीडर समिट शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। समिट के पहले सेशन की थीम साल 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ रखी गई है। समिट में कुल 40 राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस समिट को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मानवता इस वक्त महामारी के गंभीर संकट से गुजर रही है। इससे निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। महामारी के इस दौर में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा खत्म हो चुका है, बल्कि इससे हमें संदेश मिलता है कि वक्त रहते हमें संभल जाना चाहिए। हमने सोलर अलायंस और डिजास्टर मैनेजमेंट पर काफ़ी काम किया है। हम इसमें सहभागिता का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले
आपको बता दें, पीएम मोदी से पहले समिट की शुरुआत करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से होने वाले नुकसान को देखते हुए इनके इस्तेमाल को 50% कम करने का फैसला किया है। इससे चीन और दूसरे मुल्कों को सबक मिलेगा और वो भी ऐसे ही कदम उठाएंगे। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अकेले क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपट सके। इसके लिए मिलकर काम करना होगा ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। बाइडेन ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में समिट और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे का जिक्र किया था। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि अगर ग्लोबल क्लाइमेट में सुधार लाना है तो भारत और चीन जैसे बड़े देशों और अर्थव्यवस्थाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। 1 मई से लग सकेगा 18 से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका। जी हां, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में 18+ लोगों को वैक्सीनेट करने का फैसला किया गया है। फिलहाल देश में 45 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं, लेकिन 1 मई से 18+ और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। वैक्सीन का डोज लगवाने के लिए कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 1 मई से इस एज ग्रुप के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोविन चीफ आर शर्मा ने गुरुवार को ये जानकारी दी। और अब कोरोना वैक्सीन की कीमत की बात करें तो जो वैक्सीन आपको 250 रुपये में मिलती थी वो अब 600 रुपये में मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के नए रेट फिक्स कर दिए हैं। सीरम ने बताया था कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपये में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को ये वैक्सीन 250 रुपये में दी जा रही थी। राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपये होंगे और केंद्र को पहले की तरह ही ये वैक्सीन 150 रुपये में मिल सकेगी। इसीलिए जो लोग 18 साल से ऊपर हैं अब वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लोग अस्पताल में जाकर कोरोना की वैक्सीन ले सकेंगे जो 18 साल से ऊपर के हैं। सरकार ने ये फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और कोरोना पर काबू पाया जा सके।